हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं F&O सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे होती है और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी सीरीज़ का जो सेकंड वीडियो था वहां मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने F&O सीरीज़ का सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिंग मैकेनिज्म। देखिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है इसको समझने से पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, ये एक बायलेटरल एग्रीमेंट है। बायलेटरल का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक है बायर, दूसरा है हमारे पास सेलर, जो किसी अंडरलाइंग एसेट की बाइंग या सेलिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो बायर है, जो अंडरलाइंग एसेट को परचेज करना चाहता है, हम कहेंगे उसने लॉन्ग पोजीशन ली है, और जो सेलर है, जो अंडरलाइंग एसेट को सेल करना चाहता है, हम कहेंगे उसने शॉर्ट पोजीशन ली है। जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। इसका मतलब जो बायर और सेलर है उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में क्या है, NSE और BSE। इसका मतलब बायर और सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से डील नहीं कर सकते। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज से मेरा मतलब ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एग्रीमेंट की, वो एक्सचेंज फाइनलाइज करेगा और बायर और सेलर उन कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, उनको एज इट इज़ उन्हीं कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है जो हमेशा लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। आपको 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। अब ये आपकी चॉइस है, आप कितने लंबे वक्त की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। किस अंडरलाइंग एसेट में आप डील करेंगे, वो अंडरलाइंग एसेट की लिस्ट भी आपको एक्सचेंज ही प्रोवाइड करेगा और आपको उन्हीं अंडरलाइंग एसेट्स में डील करना होगा। जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, जिसके बिना आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। वो जो अमाउंट आप एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर, हम उसे मार्जिन मनी के नाम से बुलाते हैं। और ये जो मार्जिन मनी है, हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वी हैव इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन एंड वेरिएशन मार्जिन। आइए वन बाय वन समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल मार्जिन के बारे में। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग, आपको एक फिक्स अमाउंट एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करना होगा। चाहे आपने लॉन्ग पोजीशन ली है या फिर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है, मतलब कि या बायर हैं या फिर क्या है, सेलर हैं, दोनों ही पार्टीज को ये मार्जिन अमाउंट जो है वो एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करना ही होता है और हम इसको इनिशियल मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। अब ये मार्जिन का अमाउंट कितना होगा ये एक्सचेंज आपको बताएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि किस अंडरलाइंग एसेट में आप डील कर रहे हैं। अगर अंडरलाइंग एसेट चेंज हो जाएगी तो मार्जिन का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देन वी हैव मेंटेनेंस मार्जिन। एक्सचेंज आपको क्या कहता है कि अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक मिनिमम बैलेंस अपने मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी है। और अगर आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस उस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है तो आपको फिर से उसमें इतना पैसा डिपॉजिट करना होगा कि वो अकाउंट का बैलेंस इनिशियल मार्जिन के इक्वल हो जाए। अगर आपने अपने मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इनिशियल मार्जिन के इक्वल नहीं किया, इन केस कि वो अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, मेंटेनेंस मार्जिन से क्या हो गया, कम हो गया है, तो आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग नहीं करने दी जाएगी। यही एक फीचर है जिसके कारण कहा जाता है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें काउंटर पार्टी का रिस्क नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सचेंज हमेशा ध्यान रखता है कि जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है ट्रेडर का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी टॉक अबाउट वेरिएशन मार्जिन। यहाँ पर क्या रूल कहता है कि अगर आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो जाता है तो अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले अपने मार्जिन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना होगा और वो किसके बराबर, इनिशियल मार्जिन के इक्वल करना होता है। वो जो अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हो अपने मार्जिन अकाउंट में, हम उस अमाउंट को वेरिएशन मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। अब हम समझते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं। देखिए, इसके पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए दो टर्म्स को समझिए। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस के बारे में। जो भी अंडरलाइंग एसेट होती है उसके दो तरह के प्राइजेज हैं, स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस। एग्जाम्पल लेते हैं, एक अंडरलाइंग एसेट है वीट हमारे पास। आपको ऑफर दिया गया कि ऑन द स्पॉट अगर आप वीट परचेज करते हैं तो हम आपको 2000 रुपीज़ पर क्विंटल में देने को रेडी हैं, लेकिन अगर आप 1 मंथ के बाद उसको परचेज करते हैं तो हम आपको 1900 रुपीज़ में दे देंगे। तो यहाँ पे जो
वीट का स्पॉट प्राइस है वो कितना है 2000, और जो हमारे पास फ्यूचर्स का प्राइस है वो कितना है 1900। एक और टर्म है मार्किंग टू मार्केट। यहाँ पर क्या होता है, जब फ्यूचर्स अकाउंट में आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो आप इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि डेली बेसिस के ऊपर आपका जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो कम या ज़्यादा होगा। किस तरह होगा, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपको लॉस होगा तो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो मार्जिन अकाउंट के बैलेंस में डेली बेसिस पे एडजस्टमेंट होती है, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हम मार्किंग टू मार्केट के नाम से बुलाते हैं। आइए समझते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करते हैं। एक हाइपोथेटिकल मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कि 1 मंथ का है और 21 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये 1 मंथ का है तो हम क्या बोलेंगे कि ये लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, जो कि क्या है हमारी 29 सितंबर 16। यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है वो इक्विटी शेयर्स हैं और फिनोलेक्स कंपनी के शेयर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो 1500 है, और आपको एक्सचेंज कह रहा है कि अगर आपको फिनोलेक्स कंपनी के शेयर में डील करना है तो आपको कम से कम 100 शेयर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सचेंज बोलता है कि 1 लॉट आपको लेना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 100 शेयर्स। अगर आप चाहें तो आप 100 के मल्टीपल में इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, मतलब 100, 200, 300 कर सकते हैं। और आपको जो मेंटेनेंस मार्जिन दिया गया है वो 1000 रुपीज़ का दिया गया है और इनिशियल मार्जिन 3000। इसका मतलब बायर और सेलर दोनों को एक्सचेंज में 3000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे और मिनिमम उनको अपने मार्जिन अकाउंट में 1000 रुपीज़ का बैलेंस जो है मेंटेन करना होगा। अब एक बार आपको कुछ एक सिचुएशन को इमेजिन करना है एज ए बायर और एज ए सेलर। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्रेडर्स अवेलेबल हैं, एक है ए और हमारे पास बी। यहाँ पे हमारी अंडरलाइंग एसेट है जो कि इक्विटी शेयर है फिनोलेक्स के। ए यहाँ पर बायर है और बी हमारे पास यहाँ पर सेलर है। आप एग्रीमेंट कर रहे हो 21 सितंबर को, आपको इन इक्विटी शेयर की जो डिलीवरी होनी है वो होनी है 29 सितंबर को एज ए बायर। अगर हम सोचें तो अब सोच के देखिए कि अगर बायर को इन इक्विटी शेयर्स की रिक्वायरमेंट 29 सितंबर को है तो वो इसकी डील 21 सितंबर को क्यों कर रहा है, वो क्यों 8 दिन पहले डील कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बायर को क्या लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो क्यों ना मैं टाइम रहते ही इसकी डील कर लूं। इसका मतलब ए के माइंड में क्या चल रहा है कि इस अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज होगा। ऑन द अनदर साइड अगर हम सेलर के बारे में बात करें, सेलर ने इस अंडरलाइंग एसेट की डिलीवरी तो देनी है 29 सितंबर को, तो वो क्यों 21 को डील कर रहा है। उसको इस बात का डर है कि कल को फ्यूचर में इसका रेट कम ना हो जाए तो क्यों ना टाइम रहते इसको सेल कर दिया जाए। तो बी के माइंड में क्या चल रहा है कि इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ये जो बढ़ जाएगा प्राइस या फिर कम हो जाएगा प्राइस, ये जो बायर और सेलर हैं ये अपने मुंह से ये वाले टर्म यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका डिसीजन होगा वो उनके माइंड के इस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एक ट्रेडर किसी अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का प्लान कर रहा है फ्यूचर में, इसका मतलब क्या है कि उसका माइंड यही कह रहा है कि इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, क्यों ना पहले खरीद ले। और अगर एक सेलर इसको सेल कर रहा है जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में देनी है, तो अगर वो पहले ही इसको एडवांस में सेल कर रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है कि इसका प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम सोचें तो ए और बी में शर्त लग गई है, और शर्त क्या है, ए कहता है फिनोलेक्स का रेट बढ़ेगा और बी कहता है कि फिनोलेक्स का रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये जो शर्त लगी है ए और बी के बीच में, ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएरी है, वो क्या है, एक्सचेंज। तो अब क्या होने वाला है, जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जब जब फिनोलेक्स का प्राइस बढ़ेगा तो ए को प्रॉफिट होगा, और जब जब फिनोलेक्स का प्राइस कम होगा बी को प्रॉफिट होगा। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। हमारे पास ये टेबल अवेलेबल है, हमारे पास बायर है और सेलर है। 21 सितंबर को ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, दोनों ने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवा दिया है 3000 और 3000, और उस पर्टिकुलर डे के ऊपर फिनोलेक्स का जो प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस के नाम से बुला रहे हैं। अब क्या होगा, ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, फिनोलेक्स कंपनी का शेयर है, बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, डिमांड और सप्लाई का प्रेशर आएगा, एंड बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर इसके प्राइस में क्या होंगे, बदलाव होंगे। 22 सितंबर को क्या हुआ, फिनोलेक्स का जो प्राइस था वो 1500 से बढ़कर हमारे पास हो गया 1510, मतलब 10 रुपीज़ बढ़ गया। अब देखिए बायर ने क्या बोला था कि प्राइस विल मूव अप इन द फ्यूचर, इसका मतलब यहाँ पे कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज़ बढ़ जाए, हमने तो 1 लॉट ली है, 1 लॉट में कितने शेयर्स हैं, 100, तो अगर 1 शेयर में 10 रुपीज़ का हाइक आ रहा है तो 100 में कितना आएगा, 1000 का।
तो यहाँ पर बायर को क्या हो गया, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस था वो 3000 से बढ़कर कितना हो गया, 4000। सेलर क्या बोल रहा था कि प्राइस कम होगा, लेकिन यहाँ प्राइस तो बढ़ गया, तो सेलर को क्या हो गया, 1000 रुपीज़ का लॉस, उसका बैलेंस क्या हो गया, 2000। अगले दिन देखिए क्या हुआ, 23 सितंबर को ये प्राइस क्या हो गया, 1502। मतलब अब यहाँ पर जो प्राइस था वो 8 रुपीज़ कम हो गया। अब 8 रुपीज़ अगर कम हो गया पर शेयर, तो 100 शेयर्स में कितना हो गया, 800। तो बायर को क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, और उसका बैलेंस क्या हो गया, 4000 से कम होकर 3200 आ गया, और सेलर को क्या हो गया, 800 का प्रॉफिट, उसका बैलेंस हो गया 2800। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होती हैं इसको हमेशा इमीडिएटली प्रीवियस डे से कंपेयर किया जाता है। मतलब 23 सितंबर है, हम उसको 22 से कंपेयर करेंगे, 24 को 23 से, 25 को 24 से, और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। अब देखिए 24 सितंबर को प्राइस कितना हो गया, 1490, मतलब प्राइस क्या हो गया, और कम हो गया। जबकि बायर तो क्या कह रहा था कि प्राइस बढ़ेगा, और सेलर क्या कह रहा था कि प्राइस कम होगा। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो सेलर जीत रहा है, तो यहाँ पर बायर को कितना हो गया, 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर में 1200 का लॉस हो गया, और उसका बैलेंस कितना हो गया, 2000। और यहाँ सेलर को 1200 का प्रॉफिट हो गया, और उसका बैलेंस हो गया 4000। नेक्स्ट डे देखिए फिर से 25 सितंबर को प्राइस हो गया 1475, मतलब 15 रुपीज़ पर शेयर कम हो गया। तो बायर का लॉस कितना हो गया, 1500, और उसका बैलेंस कितना हो गया, 500। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेंटेनेंस मार्जिन एक्सचेंज ने कहा था वो 1000 का था, मतलब कम से कम 1000 रुपये मार्जिन अकाउंट में होने जरूरी हैं। लेकिन यहाँ बायर के साथ क्या हुआ, उसका बैलेंस हो गया 500। तो 25 सितंबर को जब ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी तो बायर को एक कॉल आएगी कि आपको अपने अकाउंट में अब 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, और फिर से अपने अकाउंट के बैलेंस को 3000 के इक्वल लेकर आना है। अगर बायर ने 25 सितंबर को ये काम नहीं किया तो 26 सितंबर को उसके अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं होगी और वो गेम से बाहर हो जाएगा। ये जो 2500 रुपीज़ हैं, जब इसको बायर डिपॉजिट करवाएगा अपने मार्जिन अकाउंट में, तो इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बायर को तो लॉस हो गया 15 रुपीज़ पर शेयर का, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गए हैं। सेलर को क्या हो गया, प्रॉफिट, उसका बैलेंस कितना हो गया, 5500। नेक्स्ट डे देखिए अब प्राइस बढ़ना शुरू हो गया, मतलब 25 सितंबर को 1475 था, 26 को क्या हो गया, 1485 रुपीज़ बढ़ गया। तो पर शेयर 100 शेयर में 500, यहाँ बायर को क्या हो गया, प्रॉफिट, इसका बैलेंस क्या हो गया, 3500। कैसे हुआ, 25 सितंबर को 500 रुपीज़ बचे थे, 2500 उसने और डिपॉजिट किए, कितना हो गया, 3000। आज कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का, तो बैलेंस हो गया 3500। सेलर को हो गया 500 का लॉस, उसका बैलेंस कितना रह गया, 5000 का। नेक्स्ट डे देखिए 1495, 15 रुपीज़ और इंक्रीज हो गया। बायर को क्या हो गया, 1500 का प्रॉफिट, उसका बैलेंस हो गया 5000। सेलर को 1500 का लॉस हो गया, उसका बैलेंस हो गया 3500। 28 को देखिए 1525 हो गया, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट आ गया, 30 रुपीज़ पर शेयर बायर को। तो यहाँ पे 100 शेयर में कितना हो गया, 3000, और यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस 8000। सेलर को हो गया लॉस 3000 का, उसका बैलेंस हो गया 500। अब सेलर का जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो कितना हो गया, मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया है। तो अब सेलर को कॉल आएगी कि अपने अकाउंट में 2500 डिपॉजिट करो, उसको फिर से इनिशियल मार्जिन के इक्वल लेकर आओ, अदरवाइज 29 सितंबर को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब ये 2500 क्या होगा, वेरिएशन मार्जिन। मैंने एज्यूम किया कि सेलर ने डिपॉजिट करवा दिए, ये आया हमारा लास्ट डे, फिर से प्राइस इंक्रीज हो गया, 1545 हो गया, 20 रुपीज़ का इंक्रीज़ आ गया। तो बायर को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ 2000 का, उसका बैलेंस हो गया 10000, और यहाँ पे सेलर को 2000 का लॉस हो गया, उसका बैलेंस रह गया 1000। कैसे, 500 तो 28 सितंबर को थे, 2500 और डिपॉजिट किए, कितना हो गया, 3000। 29 सितंबर को लॉस हुआ 2000 का, उसका बैलेंस क्या रह गया, 1000 का। इस तरह से पूरा का पूरा ट्रेडिंग मैकेनिज्म चलता है। डेली बेसिस पे आपका मार्जिन अकाउंट का जो बैलेंस है वो एडजस्ट होता है, और जब मार्जिन अकाउंट का बैलेंस जो चेंज होता है, इस पूरे मैकेनिज्म को मार्किंग टू मार्केट के नाम से बुलाते हैं। आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि अगर आप चाहें तो आप 29 सितंबर से पहले भी गेम को छोड़कर जा सकते हैं। यहाँ पर आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 29 सितंबर तक गेम को प्ले करना ही पड़ेगा, लेकिन 29 सितंबर के बाद में आप इस गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने 1 मंथ का
एग्रीमेंट लिया है जो कि कब एक्सपायर हो रहा है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और सितंबर का जो लास्ट थर्सडे है वो 29 सितंबर को आ रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए यहाँ पर बायर को जो एक्सेस मार्जिन आ रहा है वो कब आ रहा है, 26 सितंबर से 29 सितंबर। एक्सेस का मतलब क्या है, 3000 से ज़्यादा का मार्जिन। और सेलर को जो एक्सेस मार्जिन आ रहा है वो कब आ रहा है, 24 सितंबर से लेकर हमारे पास ये 27 सितंबर तक आ रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा था यहाँ पर कि बायर और सेलर चाहें तो वो 29 सितंबर से पहले भी इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। उन पर कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको 29 सितंबर तक खेलना ही है गेम को। एग्जाम्पल के तौर पे बायर ने सोचा 28 सितंबर को कि मैं गेम को छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ दे। यहाँ पर कितने रुपए का बैलेंस है उसका, 8000 का, तो वो 8000 लेके जा सकता है। सिमिलरली अगर सेलर ने प्लान किया यहाँ पर कि मैं 25 सितंबर को ही गेम को छोड़ दूंगा, तो छोड़ दे, उसका बैलेंस कितना है 5500 का, वो चला जाए, ये चॉइस उसकी है। अगर वो गेम से बाहर नहीं जाता तो 29 सितंबर तक उसका ट्रेड चलता रहेगा, गिवन द फैक्ट दैट कि उसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस बैलेंस से कम ना हो। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस बायर और सेलर का क्या है, इस पूरी स्टेटमेंट को समझते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायर के बारे में, जो कि क्या है, लॉन्ग पोजीशन। उसने शुरू में कितने रुपए दिए थे, 3000, ये उसका 3000 का आउटफ्लो हो गया। फिर उसका जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस था वो 25 सितंबर को कम हो गया था और वो 500 रुपीज़ रह गया था, तो उसने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए थे, 2500। और लास्ट में जब ट्रेडिंग खत्म हो गई 29 सितंबर को, तो उसके अकाउंट में कितने रुपए अवेलेबल थे, 10,000। इसका मतलब जो बायर था उसने दिए तो थे 5500, और लास्ट में जब गेम खत्म हुई तो उसके अकाउंट में कितने रुपए थे, 10,000, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 4500 का। दूसरी तरफ हम बात करें सेलर की, जिसने कौन सी पोजीशन लिया, शॉर्ट पोजीशन, उसने कितने रुपए मार्जिन दिया था इनिशियल, 3000। फिर 28 सितंबर को उसका बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हुआ, तो उसने कितने रुपए डिपॉजिट करवाए, 2500, मतलब उसने कितने दिए, 5500 रुपीज़। और जिस दिन 29 सितंबर को ट्रेडिंग खत्म हुई उसके अकाउंट में कितना बैलेंस था, 1000 रुपीज़ का। इसका मतलब उसने दिए तो थे 5500, और लास्ट में वो घर कितने लेकर गया, 1000, तो उसको लॉस कितने का हो गया, 4500 का। यहाँ पे हुआ क्या है, जो सेलर का लॉस था वही बायर का क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर एक्सचेंज अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सेलर से पैसे लेकर बायर को दे रहा है, और अपनी इस फैसिलिटी के लिए वो दोनों से क्या करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका रहता है जिसके थ्रू फ्यूचर्स ट्रेडिंग हमारी मार्केट में चलती है, और आपका प्रॉफिट और लॉस डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज कैलकुलेट करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।